हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं राजकुमार आज आपके लिए दो मिस्टीरियस हॉरर स्टोरीज लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल गए हुए थे। हालांकि ठंड थी, अतः रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही था, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों की लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब ना समझ आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से भरी हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आते हुए एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उसी से कहना सिस्टर जूलिया ने तुम्हें दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देख रहा था। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएगा। और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से हाँ में सर हिला सिस्टर की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ 10 कदम ही चला होऊंगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमी किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैं कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की बात बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी, क्या मतलब आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक ओर एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 ग्लास एवं एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1-2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थीं। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी, जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी कलर का कुर्ता पजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकला, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी।
वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर मेरा सर नहीं था। अब मुझे डर लगने लगा। मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलता देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम तक नहीं बताया। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगे अचानक, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन विनोद, आपके बाथरूम की एक दीवार पूरे खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, पर मेरा सर ही गायब था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा यहाँ। बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको! तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज गूंजी। तो तुमने सब कुछ देख ही लिया है? जी, क्या मतलब आपका? मेरी आवाज में डर भर गया। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूं। क्या क्या बताना चाहते हो आप, जो आज तक कोई नहीं जान सका? जो आज तक कोई नहीं जान सका, वह मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज़ अब मुझे आप जाने दें। मैं डर से रूहासा सा हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊँगा। वैसे ही तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो। अब वहाँ तुम पैदल चलकर नहीं जा पाओगे। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी आश्वस्ति थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने वहीं छिपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पा सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले बहरूपीय अधिकारी को ठहरने की इजाज़त दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज ही चल रहा था कि जोरों से ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में ही खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा, आप उस ब्लास्ट में कैसे बच गए? सुनते ही कैप्टन विनोद
ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले ही मर चुका हूँ। उसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ याद नहीं। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफ़ी हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मुझे घेरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरी आंख खुलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक्स गॉड, तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए तो तुम नहीं आए, तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफ़ी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती ही दिखाई दी, जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बैठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वे यह कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, एक ज़रूरी काम है। हमने तुम्हारे बेहोश हो जाने और उन तक पहुंचने के बारे में पूछा तो वो बोले, सोमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा वह सब अक्षरशः सच होगा। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देख मैं धीमे स्वर में पूछा, क्या उसका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वे राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहां एक अधजला खंडर था, जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा हुआ था, आर्मी हॉस्पिटल। किसी गांव में एक पठान और उसका हंसता खेलता परिवार रहता था। भेड़ बकरियां चराकर अपना और अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर रहा था, मगर उसका मुख्य व्यवसाय खेती का था। उसके लिए समय पर बुवाई करना और खाद बीज डालना जरूरी है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात बारिश का सही मात्रा में होना भी। कम और अधिक वर्षा दोनों ही फसलें बर्बाद कर देती हैं। 2-3 सालों तक उसको कम और उससे भी कम आमदनी हुई। इस कारण वह समय बुवाई नहीं कर सका। उसकी किस्मत ने उसे धोखा दिया। जिस साल उसने बुवाई नहीं की, उसी साल अच्छी बारिश हुई। अब गुजारे के लिए जमींदार से ब्याज लिया, तो उसे चुकाने के लिए काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। पीछे से जमींदार ने उसकी पत्नी और एक बेटी को पैसे के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने पैसों की खातिर उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। उसी बीच पठान की बेटी ने जमींदार और उसके बेटे को वहां से भागते हुए देख लिया। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और बेटी दोनों उस आग से बच नहीं पाई। उधर पठान आया तो अब यहाँ उसके लिए कुछ नहीं बचा था। उसने हादसे का कारण जानने की कोशिश भी की, पर कुछ भी पता नहीं चल सका। पठान की हालत पागलों जैसी हो गई और वो जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहता। एक दिन तंग आकर उसने आत्मदाह करने की सोच ली। दरिया के पास चला गया और अल्लाह की आखिर इबादत में जुट गया। जैसे ही इबादत खत्म हुई, तभी वहां से एक फकीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते हुए जा रहे थे। वो उस पठान के पास आए और बोले, बेटा, जानता हूं
किस्मत ने तुम्हारे साथ बड़ा बेरहम मजाक किया है। लेकिन बेटा, कुदरत के आगे किसकी चली है। बेटा, तुम जो करने जा रहे हो वह अल्लाह की नज़रों में गुनाह है। पठान बोला, बाबा, मैं जीकर भी क्या करूं? मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। तभी बाबा बोले, जो हो गया उसे बदलना संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रहमो करम से तुम्हारी बेटी का सरजमी पर फिर से वजूद हुआ है, लेकिन बेटा, उसकी रूह को अभी तक शांति नहीं मिली है। वो तड़प रही है। तुम्हें उसे तलाशना होगा, क्योंकि जब तक वो तुमसे नहीं मिलेगी तब तक उसकी रूह बेचैन रहेगी। उसके जहन में कुछ राज दबे हैं जो वो तुम्हें बताना चाहती है। पठान बोला, बाबा, इतनी बड़ी दुनिया में मैं उसे कहाँ तलाश करूं? आप ही कोई रास्ता दिखाइए। बाबा बोले, बेटा, ज़्यादा तो नहीं, पर तुम्हें उसकी झलक ज़रूर बता सकता हूँ। बेटा, तुम उसे किसी भी तालीम घर के आसपास मिलोगे, लेकिन बेटा, एक बात ध्यान रखना, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उसने अल्लाह के रहमो करम से बहुत अमीर घराने में जन्म लिया है। ये कहते हुए फकीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू कहते हुए आगे बढ़ गए। अब पठान के दिन बीतते गए। तलाश करते करते 10 साल बीत गए। अब तो फकीर बाबा की बातें भी उसके जहन से धुंधली हो रही थीं। अचानक एक दिन पठान एक बगीचे में आराम कर रहा था। तभी कहीं आसपास की स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी। तभी पठान की नज़र एक 11 साल की बच्ची पर पड़ी, जो हूबहू उसकी बेटी से मिलती थी। अब पठान को बाबा की कही हुई सारी बातें ताज़ा होने लगीं। फिर थोड़ी देर में उस बच्चे के माता पिता उसको लेने आ गए और वो उनके साथ कार में चली गई। पठान रोज उस बच्ची को झाड़ियों के पीछे से देखता और उसमें अपनी बच्ची को खोजने की कोशिश करता। एक दिन उस बच्ची की माँ ने पठान को देख लिया और वो पठान पर ध्यान देने लगी। उसे लगा कि पठान उसकी बच्ची को बड़ा अजीब नज़रों से देख रहा है। वो बच्ची को लेकर चिंतित रहने लगी। एक दिन उस बच्ची की माँ को आने में थोड़ी देर हो गई, तो पठान ने उस बच्ची को पास बुलाया और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा। कुछ चीज़ें खाने के लिए भी थीं। बच्ची खुश हो गई। उसकी हंसी में पठान ने अपनी बच्ची को देख लिया था। अब वो वहाँ से चला गया। अब उसकी माँ आई तो उसने इन खाने की चीज़ों के बारे में पूछा, तो बच्ची ने एक अंकल ने भी बताया। तो उसकी माँ ने हिदायत दी कि अनजान लोगों से कोई चीज़ नहीं लेते। तो बच्ची ने कहा, पता नहीं माँ, मुझे तो वो अनजाने बिल्कुल नहीं लगे। तो माँ ने डांटते हुए बच्ची को चुप करा दिया। एक दिन उस बच्ची के माता पिता को आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई, तो पठान ने उस बच्ची को घर पहुंचा दिया। उधर उसके माता पिता उसको वहां नहीं पाकर परेशान होने लगे। घर आने पर नौकर से पता चला कि कोई उसे पहुंचा गया है। अब पठान उस बच्ची के बंगले के आसपास उसे छुप छुप के निहारा करता था। बच्ची भी उसे एकटक देखा करती थी। कई बार पठान ने उसके माता पिता से मिलने की इंतज़ार भी की, पर वो नहीं माने और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते। अब रातों को बच्ची नींद में अब्बू अब्बू कहकर चौंक कर उठ जाती थी। उसके माता पिता ये देखकर परेशान रहने लगे कि ये किसको नींदों
में याद करती है। तभी उस बच्ची की माँ ने पठान को बंगले के आसपास देख लिया, तो उसकी इस हिमाकत पर उसने उसकी शिकायत अपने पति से की। पत्नी के जोर देने पर उनके पति ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। उनकी परेशानी को देखकर उन दंपति के एक करीबी मित्र ने उन्हें बच्ची को हिप्नोटिज्म के जरिए इलाज का सुझाव दिया। उन लोगों ने डॉक्टर से मिलने का समय लिया। डॉक्टर ने बच्ची को हिप्नोटिज्म किया और उसकी जांच की। फिर उन्होंने उनके माता पिता से कहा कि बच्ची के अवचेतन मन में कुछ बातें दबी हुई हैं जिसका बाहर आना ज़रूरी है, नहीं तो ये स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अब उसके माता पिता और ज़्यादा चिंतित रहने लगे। अब बच्ची को रातों को अब्बू अब्बू कहकर चौंक उठती और अचानक एक दिन जब उसकी माँ घर में खाना पका रही थी, तभी वह बच्ची आग को देखकर जोर जोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी। पूरे घर में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी, अब्बू बचाओ, अब्बू बचाओ। कई बार ऐसा हुआ। तब बच्ची पठान को देखकर उसके पास जाने की जिद करती। उसके ये दौरे भी पठान को देखते ही रुक जाते थे। तभी उन्होंने थक हार कर पठान को बुलाने की सोची। उसके आते ही बच्ची अब्बू अब्बू कहते हुए उससे लिपट गई। उसके माता पिता ने यह देखकर हैरत में पड़ गए। यह तो इसे जानती तक नहीं और ये उसको अब्बू अब्बू बोल रही है। तभी पठान ने अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उनको दिखाई और बोला, आपकी बेटी जब तक ठीक नहीं हो पाएगी, जब तक बच्ची उसके साथ उसके गांव नहीं आएगी। कोई और रास्ता नहीं होने के कारण उस बच्ची के माता पिता ने पठान की बात मान लेने का निर्णय किया। गांव जाते ही बच्ची पठान को गांव की हर चीजें बताने लगी। बच्ची के माता पिता हैरत में पड़ गए। ये तो यहाँ कभी आई ही नहीं, तो उसे ये सब कैसे मालूम। तभी गांव के लोग बच्ची को देखकर पठान से बोले, बेटा ये तो उस आग में। तभी बच्ची दौड़ते हुई अपने उजड़े हुए झोपड़ी के पास आई और रोने लगी, अब्बू अपना घर तो जल गया था ना, यह तो बिल्कुल वैसा ही है। तभी पठान ने कहा, मेरी बच्ची अपना घर कहाँ जला है। तभी बच्ची सुबक सुबक कर रोने लगी और अपने अब्बू से बोली, अब्बू आपके जाने के बाद जमींदार और उसका बेटा हमारे झोपड़ी में आग लगा दी थी। पठान अपना आपा खो बैठा और कुल्हाड़ी लेकर जमींदार के घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन गांव वालों ने बताया कि जमींदार का पूरा परिवार एक सड़क हादसे में खत्म हो गया। इधर वो बच्ची थोड़ी देर के बाद फिर से रोने लगी और बेहोश हो गई। वो अपनी अवचेतन मन की अवस्था से बाहर आ गई और पठान को पहचानने से इनकार करने लगी, क्योंकि अब इस जिंदगी में पठान से वह कभी मिली ही नहीं थी और अपने असली माता पिता के पास चली गई। तो दोस्तों, इस तरह एक तड़पती हुई रूह को सुकून मिला। ऐसे ही और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।